नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे ईवीएस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन लिया गया है इसमें। और ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको 8 से 10 नंबर फंस जाएंगे, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर देखते हैं। पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दी गई विशेषताओं से मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मैना। करा एक झटके के साथ गर्दन को इधर उधर घुमाता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मैना घुमाता है। बी है उल्लू गर्दन को लगभग 360 डिग्री घुमाता है, तो ये भी लगभग ठीक बात है, घुमाता है, ठीक ना। 270 घुमा लेता है पूरा, ठीक ना, तो लगभग कर दिया ना, तो इसलिए इसको मानना पड़ेगा, ठीक। और सी है कौवा संतान परजीवी जीविता है। तो देखिए कौवा संतान नहीं उत्पन्न करता है, अंडा देता है, ठीक ना, ठीक ना, ये अंडा देता है। तो अंडा से ये अंडा को सेता है, उसके बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं, तो यह संतान उत्पन्न नहीं करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और तोता आवाज़ की नकल कर सकता है, ये भी सही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का है नहीं, तो कौवा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2, कशेरुकी किस विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 है 4 कक्षाओं वाला हृदय, बी है शरीर के खंड, और सी है कंकाल, और डी है शरीर की हड्डी या रीढ़ की हड्डी, जो शरीर में जो होती है रीढ़ की हड्डी उसको, ठीक ना। तो देखिए जो कशेरुकी का मतलब होता है कि रीढ़ की हड्डी वाले जो होते हैं जीव जंतु वह कशेरुकी होते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3, वह प्रक्रिया जिसमें एक फूल, प्रश्न नंबर 3 है, देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक फूल का वर्तिकाग्र दूसरे फूल के पुंकेसर पराग प्राप्त कर फलों का निर्माण करता है कहलाता है निषेचन, अंकुरण, परागण और फल का निर्माण। तो ये देखिए जो कहलाता है ना, परागण करता है, पराग करता है, इसका मतलब है कि यह परागण कहलाता है, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संचार की पूरी जैविक या जैव विविधता की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए मदद या जिम्मेदार है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है यूनेस्को, IUNC, और क्या है, और कहाँ गया भाई, UNWTO, ठीक ना। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वो लग रहा है कहीं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी IUCN। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, बच्चों के खेलने से क्या होना या क्या नहीं होता है। कह रहा है बच्चों के खेलने से क्या नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक विकास, बी है, देखिए यहाँ पर वो ऑप्शन उसका यहाँ दे दिया है, ठीक ना, तो इसको हटा देते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है उस पिछले वाले क्वेश्चन का है, ठीक ना। और भी है सामाजिक सहयोग, सी है संज्ञानात्मक विकास, और डी है व्यवहारात्मक बाधाएं। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहारात्मक बाधाएं हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, वर्ष 2019 में जारी रिपोर्ट हमारे जल के भविष्य की रूपरेखा के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत पानी की कमी होने की संभावना है। तो देखिए ये जो होने की संभावना है यह 30%, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30%। प्रश्न नंबर 7 है, हमें अपना भोजन निम्न में से किसके अनुसार खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पसंद के अनुसार, बी है भूख के अनुसार, सी है पेट के आकार के अनुसार, और डी है शरीर के पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शरीर के पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार। क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं इसलिए हम तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, ये भी ध्यान रहे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 है, पकाए गए भोजन को फ्रिज में लंबे समय तक सुरक्षित रखने में क्या सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए भोजन में नमी की कम मात्रा, बी है भोजन में नमी की अधिक मात्रा, और सी है प्लाज्मोलिसिस द्वारा जीवाणुओं की हत्या, और डी है सूक्ष्म जीवाणुओं को निष्क्रिय होना। तो देखिए जब फ्रिज में रखा जाता है इसलिए ज़्यादा
समय तक रहता है, तो इसका मतलब है कि जो जीवाणु होते हैं वो ठंड ज़्यादा होने की वजह से निष्क्रिय रहते हैं, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। सपना ने अपने चिकित्सक को बताया कि वह पिछले 1 माह से थकान महसूस कर रही है और धीरे धीरे उसकी भूख और शरीर का वजन भी कम हो रहा है। उसके चिकित्सक ने उसे निम्न में से किस से भरपूर भोजन खाने के लिए कहा। तो बताइए, ऑप्शन नंबर 1 है लोहा और विटामिन B9, लोहा और विटामिन B12, विटामिन B12 और सोडियम, और विटामिन B9 और पोटेशियम। उसको दिक्कत क्या है भाई, देखते हैं। कह रहा है कि भूख और शरीर का वजन कम हो रहा है, ठीक ना। उसको भूख नहीं लग रही है और शरीर का वजन कम हो रहा है और थकान महसूस कर रही है, तो उसके लिए देखिए आयरन और विटामिन B12 की ज़रूरत होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। निम्न में से किसका संबंध मलेरिया से है। ऑप्शन नंबर 1 है हीमोजाइनिन नामक विष, और बी है लीवर की कोशिकाओं की हानि, सी है लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना, और डी है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम या परजीवी। तो देखिए, जो मलेरिया से होता है, मलेरिया किसके कारण होता है, यह परजीवी है, ठीक ना। मलेरिया क्या है, एक परजीवी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का प्लाज्मोडियम, ठीक ना, परजीवी के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 11। एक यात्री ने गुजरात से हैदराबाद जाने की योजना बनाई। उसे किस हवाई अड्डे से उड़ान भरनी होगी और कहाँ उतरना होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजा शासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजा शासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और सी है बेगमपेट हवाई अड्डे से वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेगमपेट हवाई अड्डा। तो कह रहा है कि अगर गुजरात से हैदराबाद जाना है तो कहाँ से जाएगा वो। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेगमपेट हवाई अड्डे तक, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11 होगा 12। घर पर भोजन को अलग करने की निम्न विधि में से किस विधि का प्रयोग बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करने के लिए किया जाता है। अवसादन, तलछट, बी है फटकाना, और सी है छानना, और डी है ताड़ना, थ्रेसिंग। तो देखिए, जो किया जाता है छानने वाली बात होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छानना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13। किसान अपने खेतों के पास मधुमक्खियां क्यों पालते हैं। ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त आय के लिए। सही बात है, बात बिल्कुल सही है। उससे क्या हो जाएगा, मधुमक्खियां भी पैदा हो जाए, मधुमक्खियां शहद दे देगी, उससे आय बढ़ जाएगी। और दूसरा है परागण के लिए, परागण की बात नहीं है, ठीक ना। तीसरा है फूलों में शहद को कम करने के लिए। नहीं, देखिए मधुमक्खियां से परागण भी होता है ना, हाँ परागण के लिए भी, क्योंकि परागण ही होगा तो अच्छा फूल होगा, अच्छा फसल होगी, ठीक है। इसके लिए भी बात तो ठीक है। फूलों में शहद कम करने के लिए, भाई शहद कम करने की बातें नहीं होगी। शाकाहारी पशुओं की पशु जो होते हैं पशुओं में सुरक्षा के लिए भी नहीं। तो 1 और 2 सही है, तो देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 14। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। आप लोग सीटेट का पेपर खत्म होने के बाद यूपी टेट का एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैच के द्वारा लेकर आ रहे हैं, और यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे, ठीक ना। एकदम बैच जैसे समझाया जाता है ऐप में जिस प्रकार पढ़ाया जाता है उसी प्रकार का, इतना बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ा देंगे कि वो क्या हो जाएगा कि यूपी टेट हवा लगने लगेगा, एकदम बुझाएगा कुछ है ही नहीं, ठीक ना। तो पहले इसको पेपर दे लीजिए, उसके बाद हम 10 तारीख से पढ़ाएंगे यूपी टेट का, जो जुलाई में होने वाला है पेपर 6, 7, 8 को, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। नेपाल की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा की कौन सी
शर्त वैध है? ऑप्शन नंबर 1 है कोई वीज़ा नहीं। कह रहे नेपाल की यात्रा करने के लिए, तो जब अगर नेपाल का यात्रा करना है तो कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अग्रिम वीज़ा की बात है ना, कोई वीज़ा नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, ठीक ना। कौन राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो देखिए ये जो लगती है यह त्रिपुरा का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। यदि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक के परिस्थिति की तंत्र के भौतिक रूप के बारे में पूछता है तो उस अध्यापक को विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा तरीका चुनना चाहिए? तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है स्कूल में से उसे एक एक्वेरियम दिखाना। बी है उसे बताना कि हम एक पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है। सी कह रहा है ब्लैक बोर्ड पर पारिस्थितिकी का आरेख बनाना। और डी है उसे किताब में दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र का चित्र देखने के लिए कहना। तो देखिए ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक रूप के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब स्कूल में उसे एक्वेरियम दिखाना, ठीक ना। सॉरी एक्वेरियम है, ठीक ना, एक्वेरियम दिखाना चाहिए, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रभावी और रोचक शिक्षण में निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है अध्यापक का ज्ञान और अनुभव। बी है अध्यापक रणनीति एवं सिद्धांत। और सी है अध्यापक छात्र संबंध। और डी है विद्यार्थी के ज्ञानात्मक कौशल। तो देखिए जो नहीं है अध्यापक का छात्र और संबंध, ठीक ना, ये नहीं होता चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। एक अध्यापक को पता लगता है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी को वर्तनी, लिखाई और पठन में कठिनाई है। यह विद्यार्थी किससे पीड़ित है? कह रहा है कि वर्तनी में भी, बोलने में भी कठिनाई है, लिखने में भी कठिनाई है, पढ़ने में भी कठिनाई है। तो ये जो विद्यार्थी है पढ़ने लिखने की कठिनाई डिसलेक्सिया से है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक किस का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए अधिगम के लिए आकलन। बी है आकलन हेतु अधिगम। सी अधिगम में आकलन। और डी अधिगम का आकलन। तो बताइए अधिगम का आकलन करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20। एक कक्षा में यात्रा विषय का प्रारंभ करने की निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है हवाई जहाज और रेलगाड़ी के प्रतिमान दिखाना। और बी है परिवहन के विभिन्न साधनों के उदाहरण देना। और सी है ब्लैक बोर्ड पर परिवहन के विभिन्न साधनों के डायग्राम बनाना। और डी है बच्चों से स्कूल में आने वाले ट्यूशन पर जाने के माध्यम के बारे में पूछना और बाद में शिक्षक द्वारा समझाना। तो देखिए यात्रा की बात है, यात्रा पर क्या होगा, बच्चों से स्कूल में आने और ट्यूशन पर जाने के माध्यमों के बारे में पूछना और बाद में शिक्षक को समझाना, ठीक ना। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। यात्रा का मतलब होता है यही। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न को मुक्त प्रश्न कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बहुविकल्पी। बी है मिलान करना। सी है खुला अंतर। और डी है सत्य असत्य। मुक्त प्रश्न जो होता है वो खुला होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। एक पर्यावरण अध्ययन का अध्यापक अधिकतर विषयों का प्रारंभ करते समय छात्रों के स्वयं के अनुभव का वर्णन करने की विधि को महत्व देता है क्योंकि वह ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थी के अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए या बढ़ाना चाहता है, ठीक ना। बी कह रहा है सभी विद्यार्थियों को कक्षा में व्यक्त रखना चाहता है। सी कह रहा है विद्यार्थियों से परिचित होना चाहता है। डी कह रहा है विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का विकास करना चाहता है। तो देखिए ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना चाहता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों में जिज्ञासा को बढ़ाना, ठीक है। प्रश्न पूछने का मेन ही उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में जिज्ञासा को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर ए यहीं पर करेक्ट हो जाएगा, अगला देखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। क्योंकि सुपर फास्ट क्लास है
तो अब समय नहीं है इसलिए पूरा समझाने का, ठीक ना। तो आप लोग बस क्वेश्चन किस प्रकार आ रहा है उसको, क्वेश्चन को हल करते हुए चलिए, बस रिवीजन में इतना समझाने का समय नहीं मिलता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक द्वारा कौन कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बताइए, भूमिका निर्वाह, समस्या समाधान, वास्तविक जीवन के उदाहरण और डी पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, ये नहीं करना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक द्वारा तैयार प्रश्नों में निम्न में से किस पर बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है उद्देश्य एवं विषय वस्तु को शामिल करने पर, बी है विषय वस्तु को शामिल करने तथा कुल अंकों पर, और सी है प्रश्न पत्र की लंबाई तथा उसके उद्देश्य पर, और डी है कुल अंकों और प्रश्न पत्र की लंबाई पर। तो देखिए इसको जो इसमें क्या शामिल करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, यदि पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में कोई विद्यार्थी अच्छा कार्य प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो अध्यापक को इसके लिए क्या समाधान अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है उन विद्यार्थियों को अपना गृह कार्य नियमित रूप से करने का आदेश देना चाहिए, आदेश तो पहले गलत हो जाता है। बी है कक्षा के दूसरे छात्रों को उनके बारे में नियमित रूप से जानकारी देने के लिए कहना चाहिए, और सी है विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों के साथ व्यक्त करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरे के साथ व्यक्त करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री विधि सबसे उपयुक्त है। तो ये देखिए, अवलोकन एवं प्रयोग आधारित, बी है व्याख्यान एवं उदाहरण आधारित, सी है अंक आधारित, और डी है व्याख्यान आधारित। तो देखिए ये जो है सबसे बढ़िया विधि है यह, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्याख्यान एवं उदाहरण आधारित, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 28, किसी कक्षा में किसी एक विद्यार्थी को एक विषम समझाना अच्छा नहीं है क्योंकि इसके कारण है, ऑप्शन नंबर है दूसरे विद्यार्थी अध्यापक को नापसंद करने लगते हैं, बी है विद्यार्थियों में तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती है, सी है दूसरे विद्यार्थी को निरुत्साहित हो जाते हैं, और डी है कक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कह रहा है कि विषमता की बात है, ठीक ना। विषमता जो है ये समझाना अच्छा नहीं है क्योंकि दूसरे विद्यार्थी के अध्यापक को नापसंद करने लगेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सी चर्चा विधि की कमी है। ऑप्शन नंबर ए सामूहिक कार्य की आदत का विकास, बी है कम सक्रिय विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करना, सी है विद्यार्थियों में समस्या समाधान के कौशल का विकास करना, और डी है गलत उपागमों विचारों व अवधारणाओं के लिए आलोचना का अवसर प्रदान करना। तो देखिए जो सही हो जाएगा, गलत उपागम विचारों और अवधारणाओं के लिए आलोचना का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न नंबर 30 है, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों के बारे में जानकारी देने की निम्न में से कौन सी विधि सबसे बेहतर है। तो देखिए जो सबसे बेहतर विधि है, बच्चों के परिवार द्वारा यात्रा करने, खाना पकाने आदि में प्रयोग किए जाने जाने वाले ईंधनों के कुछ नमूने सुरक्षित रूप से इकट्ठे करने के लिए कहना। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।